Now we will be discussing about multiple dimension arrays. जो हमने इससे पहले array का concept discuss किया था, अब हम यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से 2 dimensional, 3 dimensional और 3 dimension से ज़्यादा dimensions के array जो है वो हम use कर सकते हैं C++ के अंदर. So starting with this, first of all we have to understand कि जी हम ये 2 dimension array use क्यों करते हैं. बेसिकली प्रोग्रामिंग में कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम डेटा जो है वो एक डायमेंशन से ज़्यादा स्टोर करें. मिसाल के तौर पे इससे पहले जो हमने डिस्कशंस की हैं अपनी, वो सिंगल डायमेंशन वैल्यूज़ थी. लेट्स से एक इंटीजर वैल्यू दी और मैंने उसको 3 वैल्यू दे दी. लेकिन बाज़ औक़ात हमें मल्टीपल डायमेंशन या मोर देन 1 डायमेंशन वैल्यूज़ देनी होती. मिसाल के तौर पे इफ़ वी कंसिडर अ पॉइंट इन 2D स्पेस, ये एक 2D प्लेन है हमारे पास और हम उसमें एक पॉइंट P आइडेंटिफाई करते हैं और फिर मैं ये कहता हूँ कि P को हम किस तरीके से लोकेट कर सकते हैं उस 2D स्पेस के अंदर. सो यू विल से कि जी वी विल हैव सम वैल्यू ऑफ x एंड वी विल हैव सम वैल्यू ऑफ y इन दैट 2D स्पेस. इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पॉइंट P था वो कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं थी, बल्कि x और y की दो वैल्यूज को मिला के वी आइडेंटिफाई कि जी ये पॉइंट 2D स्पेस में कहाँ पे है. बिल्कुल इसी तरह से जब हम 3D डायमेंशन में बात करते हैं या 3 डायमेंशन की डिस्कशन में आते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास x, y और z डायमेंशन भी ऐड हो जाती है. मीन्स के x, y और z वैल्यूज एक पॉइंट के लिए मुझे बताएंगे कि वो स्पेस में कहाँ पे है. तो इसीलिए हमें प्रोग्रामिंग में अक्सर औक़ात 2 डायमेंशन या मोर देन 1 डायमेंशन एरेज यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है. दूसरी एग्जांपल ये है कि जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो मैट्रिक्स में हमें पता है कि रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं. रोज़ एंड कॉलम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो डेटा है वो हम कहते हैं कि वो एक डायमेंशन में नहीं बल्कि 2D डायमेंशन में डेटा मौजूद है. सो जब हम सिंगल डायमेंशन एरे की बात करते थे इससे पहले, तो वी अंडरस्टैंड कि अगर मिसाल के तौर पे मुझे कोई एरे इनिशियलाइज करवाना था जो कि सिंगल डायमेंशन था या 1 डायमेंशन था, तो मैं सिंपली लिखता था इंट एरे का नाम और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी जो भी साइज है एरे का वो लिख देता था. लेकिन यहाँ पे हम जब 2 डायमेंशन एरे की बात करते हैं, तो हम जैसे यहाँ पे हमें गिवन है कि 2 डायमेंशन एरे के अंदर मैंने डेटा टाइप लिखी उसकी इंटीजर, फिर एरे का नाम जो भी नाम हम देना चाहते हैं, एंड देन वी राइट इन फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट 3 और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे हमारे पास ये 1 डायमेंशन नहीं बल्कि 2 डायमेंशन एरे बन गया जिसकी 3 रॉज हैं, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रॉज को डिफाइन करता है और सेकंड जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को डिफाइन करता है. सो इट मींस के इस VALS एरे के अंदर जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है, हमारे पास 3,4 का एक 2 डायमेंशन एरे बन गया है जिसके अंदर 3 रॉज हैं और 4 कॉलम्स मौजूद हैं. Okay, now further we will discuss this concept of array. Let's say for example यहाँ पे हमारे पास एक 2 dimensional array मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने शो किया हुआ है. यहाँ पे this is basically the first dimension of any of the array जो कि रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है. So this is your row number 0, this is row number 1, row number 2, 3 and 4. So now we have 5 different rows in this particular 2 dimension array. इसी तरीके से जो सेकंड डायमेंशन है, फर्स्ट डायमेंशन हमारे पास यहाँ रोज की होगी, सेकंड डायमेंशन जो है हमारे पास कॉलम्स की होती है, एंड द कॉलम स्टार्ट्स अगेन फ्रॉम 0, 1, 2, 3. जिस तरह हमने 1D एरेज के अंदर बात की थी कि हमारे पास स्टोरेज वैल्यू 0 से इंडेक्स वैल्यू 0 से शुरू होती है, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हमारे पास जो इंडेक्स वैल्यू है फॉर रोज एंड कॉलम वो 0 से स्टार्ट होगी. So let's say if I want to represent this 2 dimension array, let's say we have this name integer type का ही है और इसका मैंने कोई भी नाम रख दिया int VALS. तो इसका यहाँ पे साइज, क्योंकि हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि हम पहले नंबर ऑफ रोज मेंशन करते हैं और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स. So here we have number of rows are 5 and number of columns are 4. So the size of this array will be square bracket 5 and then square bracket 4.
So in this way, the first square bracket will show कि जी हमारे पास यहाँ 5 rows हैं और 4 columns हैं इस 2D dimensional array के लिए हमारे पास. Now let's say for example हमने जब normal array की बात करते थे, यानी मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई array है जो हमने जिसका नाम रख दिया table, and the array size is 5, so it starts from table 0, table 1, table 2, table 3, table 4. तो वन डायमेंशन में हम इस तरह से मेंशन करते थे, लेकिन अब जब हम 2D की बात करते हैं तो टेबल 0 यानी 0 स्पेस के अंदर we will have 0 0 0 1 लोकेशन, 0 2 लोकेशन, 0 3 लोकेशंस. इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एवरी रो we will have 4 columns और we will have here 5 different rows basically starting from 0 to 4. इस तरीके से हमारे पास हम डिफाइन करते हैं एरेज ऑफ एरे, कंसिडरिंग के जी हमारे पास ये 2 डायमेंशन एरे यहाँ पे स्क्रीन में शो कर रहा है. इसी तरीके से जब हम मेमोरी के लेआउट की बात करेंगे कि यूजर तो इसको डेटा को इस तरीके से देखता है 2 डायमेंशन एरे के लिए 0 0, यानी जो फर्स्ट 0 है इससे पहले जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, दैट विल बी बेसिकली शोइंग रॉज. The first 0 is raw, second 0 is column. इसका मतलब है 0 raw 0 column, 0 raw first column, 0 raw second column यानी third basically, 0 raw third column. तो इसी तरीके से जब हम मेमोरी में इसको यूजर लेआउट देखेंगे तो यूजर इसको बेसिकली इस तरीके से देखता है 0 0 यानी 0 raw 0 column, 0 raw first column, 0 raw second column, 0 raw third column and 0 raw fourth column. और जो दूसरी रॉ है वो बेसिकली इस तरीके से आएगी. लेकिन जो मेमोरी में ये सेव होता है, यूजर ऑब्वियसली इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरीके से देखेगा, लेकिन जो मैट्रिक्स जो मेमोरी है, मेमोरी इसको बेसिकली आप ये समझ लें कि रॉज को ओपन करके एक ही लाइन में सेव कर देती है. यानी ये रॉ 0 का डेटा है, ये रॉ 1 का डेटा है, एंड ऑब्वियसली वी विल हैव 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 एंड उसके बाद 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन. तो जितनी भी हमारे पास यहाँ पे रोज या कॉलम्स होंगे उस हिसाब से यहाँ पे हमारे पास मेमोरी का व्यू जो है वो इसको स्टैक करके शो करता जाएगा. ओके, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एरे जिसका नाम मैंने VAL रख दिया है, और इस VAL में बेसिकली हमारे पास these are the number of columns and these are the number of rows and we have these values stored in this array. ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पे 2D एरे है तो 2 डायमेंशन में ये एरे की वैल्यूज स्टोर हुई है. तो ये नंबर ऑफ रोज हमारे पास R1 से R3 तक यानी 3 रोज हैं और C1 से C4 तक 4 कॉलम्स हैं. सो लेट्स से इफ आई वांट टू एक्सेस दिस वैल्यू इन VAL, तो उसको मैं किस तरीके से एक्सेस करूंगा? आई विल हैव टू राइट VAL स्क्वायर ब्रैकेट 2 एंड देन द सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट 2. यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये चीज डिस्कस की थी कि फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट रोज को लोकेट करता है और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम्स को. तो अगर मुझे 13 जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि इसको एड्रेस करवाना है, तो इसका मतलब है रोज स्टार्ट होती है 0 से, तो दिस इज रॉ 0, रॉ 1, रॉ 2 मौजूद है. इसी तरीके से यहाँ पे मैंने 2 लिखा है बिकॉज 0 1 2 दिस इज इन द थर्ड रॉ. और अब मुझे कॉलम आइडेंटिफाई करना है, तो कॉलम अगेन 0 कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम. तो ये सेकंड कॉलम पे मौजूद है. तो अगर मैं VAL स्क्वायर ब्रैकेट 2 लिखूंगा तो ये मुझे 13 प्रिंट करके दे देगा. सो दिस इज द वे हम कोई भी एरे की जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकते हैं. आफ्टर दिस वी विल बी सीइंग के किस तरीके से हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे अगर मुझे एक एरे मैंने डिफाइन किया है और उस एरे में रोज एंड कॉलम्स हैं, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट रॉ के एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड करने, तो उस केस में मैं वैल के एरे का नाम है उसमें से 0 रॉ और हमारे पास वैल्यू पड़ी है वो वैल्यू यहाँ पे उठा के ले आएगा, वो जो भी वैल्यू. इसी तरह वेल 0 1 यानी 0 रो फर्स्ट कॉलम पे जो भी वैल्यू पड़ी वो यहाँ ले आएगा. इसी तरह 0 रो सेकंड कॉलम पे जो वैल्यू पड़ी है प्लस 0 रो थर्ड कॉलम पे, और इन तमाम वैल्यूज को ऐड करके जो एक सिंगल वैल्यू बनेगी इसके बाद सम करने के बाद उसको ये सम रो के अंदर सेव कर देगा. इसी तरीके से मुझे अगर मिसाल के तौर पे सेकंड
रॉ थर्ड कॉलम पे कोई वैल्यू असाइन करवानी है यानी भेजनी है, तो आई विल राइट val 2 एंड देन 3 इज इक्वल्स टू 72। तो ये इस पोजीशन पे जाके एरे की वो 72 वैल्यू जो है वो सेव कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो वैल्यू अगर मुझे देनी है एरे की डिफाइन करने के बाद, तो वैल्यूज किस तरह दी जाती है। सो इन ऑर्डर टू गिव द वैल्यू, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एरे डिफाइन किया जिसकी टाइप इंट थी, val इसका नाम था, और 3 रॉज और 4 कॉलम्स थे। अब इसकी वैल्यू किस तरह डिफाइन की जाएगी या किस तरह एक एक वैल्यू दी जाएगी, तो उसका तरीका ये है कि वी विल राइट फर्स्ट करली ब्रैकेट्स, और उसको हमने यहाँ क्लोज कर दिया। ये जो पहला करली ब्रैकेट है इसके अंदर, ये पहली रो है, कॉमा उसके बाद ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। इसका मतलब है 0 कॉलम पे 8 सेव होगा, 16 कॉलम 0 फर्स्ट कॉलम पे 16 सेव होगा। तो लेट्स से अब हम देखेंगे कि मेमोरी में किस तरीके से हमारे पास ये जाके सेव होते हैं। सो लेट्स से दिस इज द सेम एग्जांपल। यहाँ पे हमने कहा कि इसकी यहाँ पे हमारे पास 3 रॉज हैं बेसिकली और 4 कॉलम्स हैं हमारे पास। तो हमने यहाँ पे 3 रॉज बना दिए, दिस इज रॉ 0, रॉ 1 एंड दिस इज रॉ। इसी तरीके से ये कॉलम 0, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अब यहाँ पे हमारे पास ये पूरा का पूरा जो ये पूरी लाइन है, ये फर्स्ट रॉ की है और ये स्टार्ट हुई है इस करली ब्रैकेट से और एंड हुई है यहाँ पे। तो हमने ये फर्स्ट एलिमेंट है 8, इसको यहाँ रख दिया, 16, 9 एंड 52। सो इन दिस वे दिस इज फॉर द फर्स्ट रो, ये तमाम वैल्यू सेव हो जाएंगी। उसके बाद ये कॉमा और फिर दोबारा करली ब्रैकेट और फिर ये पूरी की पूरी सेकेंड रो यहाँ पे सेव होगी और इसी तरह थर्ड रो यहाँ पे सेव हो जाएगी। इस तरह हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है और आखिर में ये करली ब्रैकेट्स हम लगा के यहाँ पे शो करेंगे कि आपके पास ये एलिमेंट जो है इस एरे के तमाम फिल हो गए। सो इन अदर वेज अगर हमारे पास हम इस तरह नहीं करना चाहते, देयर इज अनदर वे कि आप इस तरह भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं कि आप डायरेक्टली सारी वैल्यूज एक एक करके लिखते जाएं और कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली फर्स्ट वैल्यू को 0,0 पे ले जाएगा, इसको दूसरे उसमें ले जाएगा, इसको तीसरे उसमें और इसको चौथे उसमें। क्यों? क्योंकि कंपाइलर को पता है कि यहाँ पे 4 कॉलम से ज्यादा नहीं है, तो ये जो वैल्यूज हैं अब ये नेक्स्ट रॉ की वैल्यूज आएंगी ऑटोमेटिकली। कंपाइलर एक एक करके फिल करता जाएगा, जिस तरह हमने मेमोरी में डिस्कस किया था इससे पहले यहाँ पे कि मेमोरी में बेसिकली वो इस तरीके से सेव करता है, तो ये 1 बाय 1 वैल्यू यहाँ पे पुट करता जाएगा। इसके अलावा तीसरा तरीका हमारे पास ये भी है कि हम इक्वल्स टू लिखने के बाद एक ही लाइन में तमाम की तमाम वैल्यूज दे दें और कंपाइलर एक एक करके वैल्यूज देता जाएगा। अगर कोई वैल्यू कम होगी तो वहां पे कंपाइलर जो है वो एरर शो कर देगा। नाउ वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ द कोड कि किस तरीके से हम 2D एरे जो है वो प्रोग्रामिंग कोड में बनाते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज टू अंडरस्टैंड कि हमने इससे पहले जब 1D एरे की डिस्कशन की थी तो हमने ये कहा था कि वैल्यूज को रीड और राइट करवाने के लिए हमें 2 लूप्स की जरूरत है, एक फॉर लूप रीडिंग के लिए और एक राइटिंग के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे 2D एरे है तो हम इसके लिए हमें 4 फॉर लूप्स की जरूरत है, वो बेसिकली वैल्यूज को इनपुट करवाने के लिए या इंसर्ट करवाने के लिए और बाकी दो जो है वो रीड करवाने के लिए फ्रॉम द एरे। सो लेट्स फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक टेबल के नाम का एरे इनिशियलाइज करवाया जिसका साइज हमने 6 बाय 6 रखा, यानी 6 रोज और 6 कॉलम्स। इसका मतलब ये हुआ कि अब क्योंकि यहाँ मेमोरी में हमारे पास 6 रोज और 6 कॉलम्स की स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई हो गई है, तो इसलिए हमारे पास हमें इन 6 रोज और 6 कॉलम्स को वैल्यूज देनी है। तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रॉ के नाम पे एक लूप लगाएंगे जो कि 0 से लेके लेस देन 6 यानी 0 से 5 6 वैल्यूज के लिए जाएगा, यानी 1 बाय 1 हम एक एक रॉ जो है वो फिल करेंगे। और इसी तरीके से हमने जो कंडीशन के बाद जो इंक्रीमेंट किया वो रो प्लस प्लस, यानी हर एक स्टेप के बाद यानी लूप एक दफा चलने के बाद वो सेकंड रो पे चलाएगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो लूप लगाया है, नेस्टेड लूप लगाया है, वो हमने कॉलम्स के लिए लगाया, जो कि अगेन क्योंकि हमारे पास 6 रोज और 6 कॉलम्स थे तो ये भी 0 से लेके 5 तक चलेगा यानी लेस देन 6, और इसको कॉलम प्लस प्लस किया है। So let's say for example if we consider this in the dry run, first of all हमारे पास raw की जो value है raw is equals to 0, so first केस में हमारे पास raw is equals to 0 यहाँ पे हमने देखा।
और उसके बाद कंडीशन चेक होगी कि रॉ इज लेस देन 6, तो द कंडीशन इज ट्रू। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू होने का मतलब ये है कि ये एक्शन परफॉर्म होगा। इसका जो एक्शन है उस एक्शन में हमारे पास एक और लूप है यानी नेस्टेड लूप है, तो वो इस कंडीशन के में आ जाएगा, यानी इंट कॉलम इज इक्वल टू 0, यानी कॉलम की वैल्यू 0 रखी, कॉलम इज लेस देन 6, कंडीशन इज ट्रू, इसका मतलब है एक्शन परफॉर्म होगा, हमने यहाँ कॉलम की वैल्यू रखी। और जो इसका एक्शन है वो ये है कि इफ रॉ इज इक्वल टू कॉलम, यानी रॉ और कॉलम बराबर है, तो इस केस में रॉ 0 है, कॉलम 0 है, यानी these conditions are, both conditions are true। तो इस केस में हम यहाँ पे जो है वो इसका if की कंडीशन की जो ये वाली वैल्यू है, यानी टेबल रॉ कॉलम, यानी यहाँ रॉ की वैल्यू 0 रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम की वैल्यू भी 0 रखेंगे, यानी टेबल 0,0 पोजीशन पे 0 की वैल्यू ये इंसर्ट कर देगा। तो इसका मतलब है 0,0 पे इज इक्वल टू 0 इसने वैल्यू सेट कर दी। अब क्योंकि इफ की कंडीशन ट्रू थी तो एल्स इफ और एल्स अब ये नहीं चलेंगे, और उसके बाद जब ये लूप अपना एक्शन पूरा कर लेगा तो कॉलम की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट होगा, यानी रॉ की वैल्यू अभी भी हमारे पास 0 है, जबकि कॉलम जो है वो उसकी वैल्यू 1 हो गई है। नेक्स्ट केस में दोबारा से ये कंडीशन चेक करेगा कॉलम के ऊपर, और कॉलम के ऊपर कंडीशन चेक करने के बाद 1 इज लेस देन 6, कंडीशन इज अगेन ट्रू, तो ये एक्शन परफॉर्म करेगा कि रॉ इक्वल टू कॉलम, रॉ इक्वल टू कॉलम नहीं है, तो इसका मतलब है ये एक्शन परफॉर्म नहीं होगा इफ का। एल्स इफ देखेगा कि रॉ इज ग्रेटर देन कॉलम, क्या रॉ जो है वो कॉलम से बड़ा है, तो रॉ की वैल्यू अभी भी हमारे पास 0 है, जबकि कॉलम की वैल्यू 1 है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स है, तो ये भी नहीं चलेगी। तो लास्ट कंडीशन है एल्स की, विच इज रॉ, यानी अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो लास्ट कंडीशन यही बचती है कि जो टेबल रॉ कॉलम है, यानी रॉ की वैल्यू 0 चल रही थी अभी तक हमारे पास, और कॉलम की वैल्यू 1 थी, तो 0 1 पे पोजीशन पे वो 1 की वैल्यू पुट कर देगा, यानी टेबल 0 1 पे 1 की वैल्यू आ गई। इसके बाद दोबारा से कॉलम की वैल्यू अपडेट होगी, तो नेस्टेड लूप अभी अपने आप को पहले कंप्लीट करेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। कॉलम की वैल्यू में जब इंक्रीमेंट हुआ तो कॉलम की वैल्यू अब हो गई 2, जबकि रॉ की वैल्यू अभी भी यहाँ पे हमारे पास 1 आ रही है। सो इस केस में अभी भी ये कंडीशन चेक करेगा और इसी तरीके से ये पूरा टेबल जो है वो फिलअप करेगा, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे मेंशन है, जब तक ये कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती तमाम रॉस के लिए। तो जब ये तमाम कॉलम्स के लिए ये कंडीशन 5 पे आ गई, जब 6 पे फॉल्स हो गई, तो ये दोबारा से रॉ की कंडीशन को इंक्रीमेंट करेगा, यानी रॉ 1 हो जाएगी, दोबारा कॉलम को 6 टाइम्स रन करेगा इस तरीके से, और इस तरीके से हमारे पास इस तमाम की तमाम टेबल की वैल्यूज जो है वो इंसर्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट जो हमने लूप लगाया है वो बेसिकली इन्हीं वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए, ताकि आउटपुट पे ये प्रिंट हो। तो रॉ और कॉलम की वैल्यूज उन्हीं इंक्रीमेंट पे चलेगी, सिर्फ सी आउट करवाया हमने सेट विथ, यानी यहाँ पे ये गैप लेगा सेट विथ, ये जो लेफ्ट साइड पे गैप हमें नजर आ रहा है। उसके बाद टेबल रॉ कॉलम, यानी पहली दफा में ये रॉ की वैल्यू 0 आनी थी, फिर 0 कॉलम की वैल्यू, तो 0 0 पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो वैल्यू हमने 0 यहाँ इंसर्ट की थी, तो वो 0 प्रिंट होगी, और इस तरीके से ये लूप चलता जाएगा मल्टीपल टाइम्स जब तक हमारे पास ये आउटपुट जनरेट नहीं हो जाएगा। तो नाउ वी विल चेक एंड सी कि किस तरीके से हमारे पास ये आउटपुट जो है वो जनरेट होता है। सो वी हैव दिस सेम कोड, जहां हमने सबसे पहले ये दो लूप लगाए विद इफ एल्स कंडीशन, ताकि हम ये वैल्यूज इंसर्ट कर सकें यहाँ पे, जो कि रॉ और कॉलम में लेस देन 6 टाइम्स चल रहा है, इसी तरीके से डिराइव करवाने के लिए लेस देन 6 टाइम्स चल रहा है। तो नाउ वी विल ट्राई टू कंपाइल एंड रन दिस कोड। सो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड वी कैन सी कि जी हमारे पास ये स्क्रीन पे किस तरीके से ये आउटपुट डिस्प्ले हुआ है, बेसिकली कि इसने ये वैल्यूज जो है वो प्रिंट कर दी है कि अपर ट्राइंगल जो है वो तमाम की तमाम पॉजिटिव 1 की वैल्यू है, डायगोनल में हमारे पास 0 वैल्यूज हैं, और लोअर ट्राइंगल जो है या लोअर जो हमारे पास रीजन है ऑफ दिस मैट्रिक्स, यहाँ हमारे पास -1 की वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो रही है। So now we will discuss the example of this 2D array. यहाँ पे हमारे पास कोड है बेसिकली, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ रोज रीडिफाइन कर दिए हैं कांस्टेंट इंटीजर टाइप, सो दैट इट कैन नॉट बी चेंज। इसी तरह हमने कॉलम नंबर के जो नंबर्स हैं वो 4 डिफाइन किए। तो हमारे पास जो वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया उसका नाम मैंने रखा VALS विद इंटीजर डेटा टाइप,
और उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के जो वेरिएबल हैं बेसिकली, जहाँ वैल्यू हमने इसकी 3 और 4 दी है, सो इन दिस वे वी कैन गिव द वैल्यू के जो ये एरे है हमारे पास, यहाँ 3 रोज और 4 कॉलम्स होते हैं। उसके बाद हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारे पास हम वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो वन ऑफ द वेज इज टू इनिशियलाइज द वैल्यू लाइक दिस, कि आपने हर एक रॉ को जो है वो एक कर्ली ब्रैकेट के पेयर में डिफाइन कर दिया है। इन दिस वे वी विल हैव 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। उसके बाद हमने डिस्कस ये किया था कि जब भी हमारे पास सिंगल डायमेंशन यानी 1D एरे होता है तो उसमें हमें 2 लूप्स रिक्वायर होते हैं। पहला लूप इसलिए कि ताकि हम वैल्यूज स्टोर करवा सकें 1 बाय 1, और दूसरा इसलिए ताकि हम 1 बाय 1 वैल्यूज को आउटपुट पे डिस्प्ले करवाएं या रिट्रीव करवा सकें। वेरएज हमने बात की थी कि 2D एरे की जब हम डिस्कशन करते हैं तो वहाँ 2D एरे में हमारे पास हम इनके डबल डायमेंशन हैं यानी 2 डायमेंशन हैं, तो इसलिए हमारे पास जो एरे की वैल्यू स्टोर करवानी है उसके लिए 2 लूप की रिक्वायरमेंट है, और फिर उसके बाद जब आपने आउटपुट पे डिस्प्ले करवाना है, क्योंकि रॉज और कॉलम दोनों की वैल्यूज हैं, तो वहाँ 2 लूप्स यानी टोटल 4 लूप्स की रिक्वायरमेंट होती है रीड और राइट करवाने में एरे की वैल्यू। अब क्योंकि हमने यहाँ पे एक एक करके वैल्यू स्टोर नहीं करवाई, हमने सारी वैल्यूज एक साथ स्टोर करवा दी है, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू स्टोर करवाने का जो काम था उसके जो 2 डिफरेंट लूप्स थे वो हमें अब जरूरत नहीं है। वी ओनली हैव टू प्रिंट दीज वैल्यूज जो कि हमने स्टोर करवा दी हैं एट द आउटपुट साइड। तो हमें इसीलिए यहाँ पे 2 फॉर लूप की जरूरत है, अदरवाइज यहाँ पे हमें 4 लूप्स की जरूरत होती है जो कि नेस्टेड फॉर लूप। सो अब स्क्रीन में जब मुझे ये मैट्रिक्स प्रिंट करवाना है या ये जो एरे है इसकी तमाम वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना है, सो फॉर दैट हम यहाँ पे एक लूप लगाना है 0 से लेके नम रॉ, यानी जितनी नंबर ऑफ रॉज हैं विच इज 0 से 3 तक चलेगा, यानी आपके पास बेसिकली लेस देन 3 तक, इसका मतलब है 3 रॉज तक चलेगा 0 से 2। और इसके बाद इसमें एक नेस्टेड लूप लगा दिया हमने जो कि कॉलम्स को चेंज करेगा, जो कि चल रहा है 0 से लेके 3 तक, बिकॉज इट इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज 4। और फिर हमने नेस्टेड लूप में वैल्यू यानी एरे की रॉ कॉलम की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करवाई 1 बाय 1। सो इन दिस वे लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपाइलर जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा और इसको रॉ की वैल्यू 0 मिली और उसने चेक किया कि 0 इज लेस देन नम रॉ विच इज ट्रू, तो अब ये इसके एक्शन में परफॉर्म करने चला जाएगा और इसके एक्शन में इसको एक और लूप नजर आए। तो रिमेंबर कि वी हैव द रॉ वैल्यू एज 0 फॉर दिस टाइम। यहाँ पे इसने कॉलम एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया जिसकी वैल्यू 0 रखी, और फिर यहाँ पे कहा कि 0 इज लेस देन यानी कॉलम की वैल्यू इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज अगेन ट्रू। तो इसका मतलब अब ये एक्शन परफॉर्म होगा। तो सी आउट पे वो VLLS में जो रॉ और कॉलम यानी रॉ 0 है कॉलम 0 है, सो इसका मतलब है कि 11 डिस्प्ले करवा दिया। अब जब यहाँ पे हमारे पास 11 डिस्प्ले हो जाएगा, फिर इसका मतलब है इस कॉलम वाले जो लूप है सेकंड लूप है इसका एक्शन परफॉर्म हो गया, यानी अब वैल्यू अपडेट होगी। वैल्यू अपडेट होने के बाद कॉलम की वैल्यू हो गई 1, बट रॉ की वैल्यू अभी भी हमारे पास 0 रहेगी। जब कॉलम की वैल्यू 1 होगी तो कंडीशन दोबारा चेक होगी कि 1 इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम यानी 1 इज लेस देन 4 विच इज ट्रू, यानी एक्शन दोबारा परफॉर्म होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वैल जो हमने ये जो एरे इनिशियलाइज करवाया था इसमें रॉ की वैल्यू अभी भी 0 है, कॉलम अपडेट होके 1 हो गया, तो 0 1 पे क्या वैल्यू पड़ी है हमारे पास 12। इसी तरीके से हमारे पास जब ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा तो वैल्यू दोबारा अपडेट होगी और वैल्यू कॉलम की हो जाएगी अब 1 से 2, एंड देन इन दिस वे हमारे पास ये लूप चलता जाएगा और 1 बाय 1 जो वैल्यूज हैं वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगी। सो इन नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी कि जी हमारे पास आउटपुट जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। नाउ वी विल सी के हमारे पास किस तरीके से ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो लेट्स से वी हैव द सेम कोड जहाँ हमने नंबर ऑफ कॉलम कांस्टेंट 3 और नंबर रोज जो है 3 और कॉलम 4 इनिशियलाइज करवा दिए, और फिर ये तमाम वैल्यूज जो भी है हमारे पास एरे की वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी, और रॉ और कॉलम पे हमने लूप यहाँ पे लगा दिया। सो लेट्स से इफ आई कंपाइल एंड रन दिस कोड I will have this particular output जो कि हमें स्क्रीन पे शो हो रहा है now. We have 11, 12, 13, 14, 21, 22, 33, 24 and so on. And this is basically the matrix जो हमने अपने कोड में यहाँ पे basically define किया था like this.
तो इन दिस वे वी कैन सी कि हमारे पास किस तरीके से हम 2D एरे की वैल्यूज जो है वो इनपुट करके उसको एक एक करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने जो है वो इस पर्टिकुलर केस का ट्रांसपोज लेना है। लेट्स से सो द आउटपुट, ये जो भी मैट्रिक्स था इसका मैंने ट्रांसपोज लेना है। तो इन दैट केस हमने जो पिछला कोड है इसमें कुछ भी नहीं करना है। हमने पहले जो पेरेंट लूप था यानी फर्स्ट लूप था वो रॉ पे चल रहा था और चाइल्ड लूप जो है वो पहले हमारे पास कॉलम पे चल रहा था। अब हमने पेरेंट लूप कॉलम पे चलाया है और जो चाइल्ड लूप है वो रॉ पे चला है। इसका मतलब है अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले सकते हैं, which we will see by changing the code. So let's say for example, अब मैं यहाँ पे रॉ के बजाय इसको COL कर देता हूँ। जहाँ पे भी हमारे पास COL है और जहाँ नंबर ऑफ रॉज थे वहाँ नंबर ऑफ कॉलम कर देते हैं। इसी तरीके से लेट्स से यहाँ जो रॉज थी उनको, वो कॉलम्स थी उनको रॉ कर दिया हमने चाइल्ड लूप में या नेस्टेड लूप में। दिस विल बी नंबर ऑफ रॉ, दिस विल बी raw. So here we have to write COL with capital. So in this way we can see कि हमारे पास अब जो basically output आएगा वो through this code हमारे पास किस तरीके से change होगा और अब हमें इसका transpose मिलेगा basically, rather than having that same matrix जो हमारे पास last time print हुआ था. So let's say for example now if we try to compile this code again, after the compilation we can see कि अब हमारे पास जो आउटपुट पे जो शो हो रहा है यहाँ पे डिस्प्ले, इट इज शोइंग 11 21 31। सो इसका मतलब है जो प्रीवियस हमारे पास केस था उसका हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया है with the help of this particular by changing this loop के हम कॉलम के बजाय रॉ में जब भी लूप को चलाते हैं। सो द नेक्स्ट डिस्कशन जो अब हम करने लगे आगे, दैट इज अबाउट के हम अगर दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना है तो हाउ वी विल बी एडिंग टू डिफरेंट मैट्रिसेस, एरेज जो हैं टू डायमेंशन के, उनको किस तरीके से ऐड करेंगे। तो बेसिकली वी आर सेइंग कि हमारे पास जो दो मैट्रिसेस हैं n बाय m के a और b, सो हमने फॉर एवरी रॉ i जो के है ए की, हमने उसके लिए क्या करना है कि उसके कॉलम जे के साथ ए के बी के जो एलिमेंट्स हैं आई और जे के, यानी अगर फॉर एग्जांपल 0 0 रॉज कॉलम में पड़े हुए हैं कोई भी एलिमेंट ए एरे के अंदर, उसको ऐड करना है बी के 0,0 एलिमेंट पे और उसको एक नए मैट्रिक्स सी में सेव करवाना है। सो दिस इज द वे जो हम करेंगे। और ऑब्वियसली जैसे हमने पहले भी देखा था कि आई और जे पे हमने रॉज और कॉलम के लूप इम्प्लीमेंट करने हैं। सो वी विल सी के किस तरीके से ये चलाया जाएगा कोड के थ्रू। सो नाउ वी हैव अगेन इनिशियलाइज द इंटीजर ऑफ कांस्टेंट टाइप with number of rows 3 and number of columns are 2। और फिर हमने डबल टाइप के यानी इंटीजर के बजाय हमने डबल रखी डेटा टाइप और ए की जो ऑर्डर है उसको हमने रखा नंबर ऑफ रोज यानी 3 रोज 2 कॉलम्स। इसी तरह बी के भी 3 रोज 2 कॉलम्स और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट सी में सेव होगा वो भी 3 रोज 2 कॉलम का ही होगा। और फिर हमने ये मैट्रिक्स ए की तमाम वैल्यूज डिफाइन कर दी, यानी फर्स्ट रो 3 3, सेकंड रो में 1 1, थर्ड रो में 2 0। इसी तरह बी की वैल्यूज भी इनिशियलाइज कर दी हमने यहाँ पे। सो हमने इससे पहले कहा था कि हमें 4 लूप की जरूरत है जब हम रीड करवा रहे हैं और राइट करवा रहे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमने सिर्फ ऐड करवाना है तो ऐड करवाने के लिए मैंने पहले एक लूप इम्प्लीमेंट किया बेसिकली कि जो एक एक करके वैल्यू यानी 3 को 3 से ऐड करे, 3 को 0 से, 1 को 3 से, 1 को 0 से, 2 को 0 से, 0 को 1 से। तो इसलिए मैंने पहला लूप लगाया जो कि चल रहा है नंबर ऑफ रॉज पे,
यानी आई 0 से स्टार्ट होगा और वो जाएगा लेस देन नंबर ऑफ रॉज, यानी 0 से लेकर 2 तक 3 दफा ये लूप चलेगा। और जो कॉलम का है वो, क्योंकि 2 कॉलम है तो 0 से लेके लेस देन, इसका मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स तक चलेंगे। और लेट्स से फर्स्ट टाइम जब आई का लूप चला तो आई की वैल्यू हुई 0, 0 इज लेस देन नंबर ऑफ रॉज, नंबर ऑफ रॉज की वैल्यू थी 3 विच इज ट्रू। इसका मतलब है अब ये नेस्टेड लूप में चला जाएगा जहाँ j इज इक्वल टू 0, j की वैल्यू 0 है तो 0 इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम विच इज 2, कंडीशन इज ट्रू। तो अब हमारे पास i की और जो j की वैल्यू है वो 0 0 है। सो इसका मतलब है अब यहाँ पे C 0 0 पे मैट्रिक्स आपके पास A 0 0 की जो वैल्यू है विच इज 3 और B 0 0 की वैल्यू है विच इज 3। तो इस 3 को प्लस कर दें 3 के साथ और जो वैल्यू है उसको C के I J यानी 0 0 में ले जाके प्लेस कर दें। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू 6 है वो C I J यानी C 0 0 में सेव हो जाएगी। जब एक दफा ये परफॉर्म हो गया अब j की वैल्यू अपडेट होगी, क्योंकि ये पहले अपडेट करेगा अपने वैल्यू को, यानी 0 से अब j की वैल्यू हो गई 1, 1 इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज 2, कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि अब एक्शन परफॉर्म होगा। i की वैल्यू अभी भी 0 है क्योंकि अभी तक ये लूप खत्म नहीं हुआ नेस्टेड वाला, 0 और j की वैल्यू है 1, यानी 0 1 प्लेस पे a का 0 1 और b का 0 1 ऐड हो, यानी इसका मतलब है 3 + 0 विच इज 3। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू जो है वो C का जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इस लूप के थ्रू जो है वो पूरा पूरा क्रिएट हो जाएगा। अब क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे पास C का मैट्रिक्स सिर्फ क्रिएट हुआ, हमने C आउट करके इसको स्क्रीन में डिस्प्ले नहीं करवाया। वो करवाने के लिए हमें मजीद C को डिस्प्ले करवाने के लिए 2 लूप्स की जरूरत है जो कि इस तरीके से चलेंगे। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स की जो C आउट है वो एक दफा प्रिंट करवा दिया ताकि हमारे पास पता चल जाए कि C का मैट्रिक्स है जो प्रिंट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाया डबल कोट्स में C इज इक्वल टू, और उसके बाद आगे जो है वो हम वैल्यू प्रिंट करवाएंगे इस तरीके से, जिसमें अगेन नंबर ऑफ रॉज और कॉलम्स की वैल्यू चलेंगी। पहली दफा जब लूप चलेगा तो यहाँ स्पेस हम इसलिए दे रहे हैं ताकि ये जो इक्वल्स टू है इसके बाद जो लाइन चेंज हुई है तो थोड़ा सा ये स्पेस ले, और उसके बाद C I J यानी ये 1 बाय 1 वैल्यूज को प्रिंट करवाता जाएगा और लाइन को चेंज करता जाएगा विद दिस एंड L, एंड फाइनली ये अपनी लाइंस को एंड करके पूरे के पूरे मैट्रिक्स को डिस्प्ले कर देगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो दिस इज द होल कोड जो हमारे पास मौजूद है। इसमें हमने पहले नंबर ए और बी मैट्रिक्स इनिशियलाइज करवाया, सी को डिक्लेयर किया और फिर उसके बाद सी की वैल्यूज को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया एक एक करके और फिर हमने फाइनली सी को डिस्प्ले करवाया मैट्रिक्स की फॉर्म में। So now if we compile this code and we try to see कि हमारे पास जो फाइनल जो एडिशन के बाद जो मैट्रिक्स आ रहा है वो कौन सा मैट्रिक्स है बेसिकली। सो वी कैन सी क्लियरली कि जी हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रहा है वो एडिशन है, यानी 6 फिर 3 + 0 किया था विच इज 3, फिर 4 फिर 1 फिर 2 फिर 1। तो दिस वे वो जो हमने यहाँ स्पेस डाला था वी कैन ऑल्सो सी कि जी यहाँ पे स्पेस है, अदरवाइज अगर स्पेस नहीं डालते तो ये बिल्कुल ही साथ साथ डिस्प्ले होता। इन दिस वे वी कैन सी कि किस तरीके से हम 2 मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, और सिमिलरली हम इसी तरह माइनस भी कर सकते हैं, टर्म्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो दिस विल बी योर टास्क हाउ टू मल्टीप्लाई बेसिकली 2 different matrices. So after discussing this multi-dimensional array, जो हमने 2D array पढ़ा था, अब हम 3-dimensional array को डिस्कस करेंगे कि जहाँ पे हमने इससे पहले देखा था कि हमारे पास रॉज और कॉलम्स की हम बात करते थे, तो अब हमारे पास एक तीसरी डायमेंशन है जो कि प्लेन्स कहलाती है। तो इन दिस वे वी कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 3 डायमेंशन है इस पर्टिकुलर केस में, जहाँ पहली डायमेंशन जो है वो प्लेन्स की कहलाएगी अब 3 डायमेंशन में, दूसरी जो है वो रॉस की और तीसरी जो है वो कॉलम्स की। सो दैट्स व्हाई अगर मैं इस क्यूब को डिस्कस करूं, सो नाउ वी विल हैव 3 प्लेन्स, यानी प्लेन्स पहले डिफाइन किए जाते हैं उसके बाद रॉज एंड फिर कॉलम्स। तो 3 × 5 × 4। सो बेसिकली अब एरे के अंदर हमारे पास इतने एलिमेंट्स होंगे जो या इतनी वैल्यूज होगी जो कि इस 3 डायमेंशन एरे के अंदर जो है वो स्टोर की जा सकती हैं।
इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट हेयर इज के हमने से पहले जो 2 डायमेंशन में देखा था अगेन के वी सी के जी यहाँ पे हमारे पास रॉज जो है वो पहली डायमेंशन थी और सेकंड डायमेंशन कॉलम्स थी। अब हमारे पास पहली डायमेंशन प्लेन्स है, दूसरी रॉज और तीसरी कॉलम्स है। सो प्रीवियसली हमने ये देखा था कि हमारे पास जब टेबल 0 की हम बात करते हैं तो अब टेबल 0 में हमारे पास 0,0 मौजूद है विच इज शोइंग बेसिकली कि हमारे पास पहला 0 जो है वो प्लेन 0 को शो कर रहा है, दूसरा रॉ 0 को, तीसरा कॉलम 0 को। यानी अगर मैं ये कहूँ कि प्लेन 2 के 0,0 पे क्या वैल्यू मौजूद है, यानी प्लेन 2 इज दिस प्लेन, ठीक है जी। और उसके बाद उसके 0,0 से मुराद ये 0 रॉ 0 कॉलम पे। इसी तरह प्लेन 2 के 0 रॉ थर्ड कॉलम पे 203 मौजूद है। और अगर मैं कहूँ कि प्लेन 2 के फोर्थ रॉ थर्ड कॉलम में क्या मौजूद है तो वो 243, यानी यहाँ पे इस तरीके से हम मेंशन करेंगे मल्टी डायमेंशनल यानी 3 डायमेंशनल एरे जब हम डिस्कस करते हैं। सो आफ्टर डिस्कसिंग दिस बेसिकली हम जो अब नेक्स्ट जो देखेंगे हमें बेसिकली जब हम मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करते हैं जहाँ हम डायमेंशंस को इंक्रीज करते हैं तो उसका हमें फ़ायदा ये होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा जब डेटा होता है तो यू कैन ऑल्सो यूज दीज बिग डेटा विद द हेल्प ऑफ दिस मल्टी डायमेंशनल एरे। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने ये लास्ट जो डिस्कशन की थी 2D एरे में हमने कहा था कि जो पहला स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा वो साइज ऑफ हमारे पास जो रोज हैं कितने नंबर ऑफ रोज होंगी और दूसरा कॉलम्स। अब यहाँ पे हम कंसिडर करें कि हमारे पास बेसिकली जो फर्स्ट है वो कॉलम्स हैं यानी 1000 प्लेन्स हैं, यानी 1000 प्लेन्स हैं, फिर उन 1000 प्लेन्स में 1000 रोज हैं और 1000 ही कॉलम्स हैं। सो वी कैन कॉम्प्रिहेंड कि जी बिलियंस ऑफ इंटीजर्स जो हैं वो डेटा हम एक एरे में सेव कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे समझने की वो ये कि व्हेनेवर वी ट्राई टू यूज दिस बिग मल्टी डायमेंशनल एरे, वहां पे हमें इस चीज का भी ख्याल रखना है कि हमारे पास जो मेमोरी है, मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है। क्योंकि हमने ये बात की थी कि जब भी छोटा सा इंटीजर लें या कोई एरे लें या कोई भी वेरिएबल लें जिसकी एक डेटा टाइप होती है, उसको मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द स्टोरेज। तो अगर आप इतना बड़ा कोई मिसाल के तौर पे एरे इनिशियलाइज कर रहे हैं, यू मस्ट बी केयरफुल कि आपके पास क्या इतनी मेमोरी मौजूद है इन ऑर्डर टू स्टोर दीज वैल्यूज और नॉट। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब हम 3 डायमेंशन एरे की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमने इंटीजर जो है इसकी डेटा टाइप रखी, टेबल इस एरे का नाम रखा, और जहाँ 3 प्लेन्स हैं, 5 जो रॉज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो प्रीवियसली जिस तरह हमने वैल्यूज इनिशियलाइज की थी 2D एरे के लिए, अब हम ये कहेंगे कि हमारे पास 3 प्लेन्स हैं। सो लेट्स से इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने प्लेन 0 डिफाइन की वैल्यूज डिफाइन की, इसके अंदर प्लेन 1 और थर्ड कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्लेन हमारे पास 2, यानी 3 प्लेन्स हो गए 0 से लेके 2 तक। अब हर प्लेन में 5 रॉज होनी चाहिए, तो दिस इज रॉ 0 और कॉमा के बाद इसी तरह हमारे पास 0 से लेकर 4, यानी ये हमारी 4th रो होगी, यानी 5 डिफरेंट रॉज हो गई। यानी हर प्लेन पे फिर हमें 5 रॉज इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है वो वैल्यूज इनिशियलाइज करनी होंगी 0 से लेके 4 तक। और हर रॉ में 4 कॉलम्स होंगे, यानी अब हर इसमें हमारे पास 1 2 4 वैल्यूज हमेशा मौजूद रहेंगी जो कि कॉलम्स को शो कर रही है। सो यू कैन से कि जी हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यूज हैं, जब भी हम मल्टी डायमेंशनल एरेज की बात करते हैं, सो इन दिस केस वी कैन से कि जी हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो टोटल 60 वैल्यूज यानी 60 इंटीजर वैल्यूज इस एरे के अंदर मौजूद हैं। बिकॉज बाय मल्टीप्लाइंग दिस 5 3 into 5 into 4 वी गेट 60। तो इसका मतलब है एक टेबल एरे के अंदर टोटल हमारे पास 60 वैल्यूज हैं जो स्टोर हुई थी। The next discussion is after discussing this 3 dimension array कि हम इसको इनिशियलाइज किस तरह कर सकते हैं with the help of these planes, rows and columns. लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक एरे इनिशियलाइज किया जिसका नाम हमने दिया ARR, और वो इंटीजर टाइप का जहाँ 3 प्लेन्स हैं, 3 ही रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो मैंने जब ये वैल्यू हम इनिशियलाइज करेंगे, इसका मतलब है ये फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट जो है ये प्लेन 0 की वैल्यूज हैं,
ये प्लेन 1 की वैल्यूज है और ये प्लेन 2 की वैल्यूज है। सो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन 0 में 0,0 पोजीशन पे हमारे पास 11 है। तो यू कैन सी कि दिस इज 0, दिस इज फर्स्ट प्लेन एंड दिस इज सेकंड प्लेन। तो ये हमारे पास 0 प्लेन 0 रॉ 0 कॉलम पे ये वैल्यू आ गई। इसी तरह 0 प्लेन 0 रॉ फर्स्ट कॉलम पे 12 आ गया और 13। तो इस तरीके से हमारे पास ये तमाम वैल्यूज यू कैन इमेजिन के मेमोरी में इस तरीके से जाके सेव होगी। सो लेट्स से अगर मैं अब ये कहता हूँ कि मुझे एरे 000 अगर मैं लिखता हूँ तो वहाँ 11 मौजूद है, तो आपके पास यहाँ 11 की वैल्यू मौजूद या प्रिंट हो सकती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम 2D एरे में करते हैं। या मिसाल के तौर पे अगर मुझे 32 को एक्सेस करना है तो आई विल हैव टू राइट ARR फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिखूंगा क्योंकि पहली डायमेंशन प्लेन की होती है 2, और उसके बाद रॉस की बारी आती है तो दिस इज फर्स्ट रॉ, तो अगेन 2 0, और फिर ये कॉलम में हमारे पास कॉलम 1 है तो यहाँ कॉलम में 1 लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो 32 की वैल्यू हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओके, नाउ वी विल सी एन एग्जांपल कोड जो कि हम 3D एरे की फॉर्म में देखेंगे। इससे पहले जैसे हमने बात की थी, जब 1 डायमेंशन एरे होगा तो उसको वैल्यूज को 1 बाय 1 मेमोरी में सेव करवाने के लिए आपको एक फॉर लूप की जरूरत होती थी, और जब उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना था तो दो दूसरे लूप की जरूरत थी, यानी 1 डायमेंशनल में 2 लूप की जरूरत है फॉर के। इसी तरह 2D में हमने देखा था कि 4 लूप्स की जरूरत है। अब इसी तरीके से जब 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो हमें 6 फॉर लूप्स लगाने हैं, यानी 2 नेस्टेड फॉर लूप लगेंगे 1 बाय 1, क्योंकि पहले हमारे पास बेसिकली वैल्यूज जो है वो एक ही रॉ में स्टोर हो रही थी, दूसरे केस में रॉ एंड कॉलम, एंड तीसरे केस में अब प्लेन्स भी आ गया है। तो अब हम एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे कि मैंने यहाँ पे एक एरे इनिशियलाइज करवाया इंटीजर टाइप का, जिसका नाम मैंने रखा टेस्ट, जिसकी प्लेन्स, रॉज और कॉलम मैंने लिख दिए कि 2 प्लेन्स हैं, 3 इसकी रॉज हैं और 2 इसके कॉलम हैं। सो इन दिस वे द टोटल वैल्यूज जो इस टेस्ट के अंदर मैं स्टोर कर सकता हूँ वो 12 हैं। 2 into 3 into 2 is 12 डिफरेंट वैल्यूज जो है वो मैं यूजर से इनपुट लूंगा, बेसिकली कि वो यूजर इनपुट डाले। तो जब यूजर से इनपुट लेना है इसका मतलब है कि मैं एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा एक दफा, इसको इसीलिए हमने लूप से बाहर रखा है कि एंटर 12 वैल्यूज, ताकि यूजर को पता हो कि उसने 12 वैल्यूज 1 बाय 1 डालनी है, और फिर वो कंपाइलर किस तरीके से लूप की मदद से एक एक जगह पे स्टोर करेगा। मिसाल के तौर पे पहले यहाँ पे मैंने लगाया लूप, ये था प्लेन के लिए, तो हमारे पास 2 प्लेन है विच इज 0 से लेस देन 2, यानी 0 और 1 पे चलेगा, और फिर यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ रोज विच आर 3, तो हमने यहाँ पे 0 से लेस देन 3 तक चलाया, और तीसरा हमारा नंबर ऑफ कॉलम जो कि 0 से लेस देन 2 तक चलेगा। इसी तरह हमने आई नंबर ऑफ प्लेन्स को डिफाइन कर रहा है, जे हमारे पास नंबर ऑफ रोज को, और के जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो पहली दफा जब यहाँ पे आपके पास आई की वैल्यू 0 आई और आई लेस देन 2 यानी 0 इज लेस देन 2 कंडीशन इज ट्रू, तो अब ये वैल्यू जो है वो इस, यानी कि ये कंडीशन सही है तो इसका एक्शन परफॉर्म होगा। एक्शन पे जब ये आया तो इसको एक और लूप मिला, j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3 कंडीशन इज ट्रू, तो इस लूप का एक्शन परफॉर्म होगा। और उस लूप में मजीद एक नेस्टेड लूप मिला विच इज फॉर कॉलम्स, यानी k इज इक्वल टू 0, k इज लेस देन 2 यानी 0 इज लेस देन 2 कंडीशन इज ट्रू। अब ये एक्शन पे जाएगा, यानी टेस्ट i की वैल्यू 0 थी, j की वैल्यू भी 0 थी और k की वैल्यू भी 0 थी, यानी टेस्ट 0 प्लेन 0 रॉ 0 कॉलम पे ये जो है वो वैल्यू यूजर से इनपुट मांगेगा। अब जो भी वैल्यू होगी वो टेस्ट 000 पे चली जाएगी। अब जब ये एक दफा लूप परफॉर्म हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये बाहर आएगा लूप से, लेकिन इसको अब यहाँ पे k प्लस प्लस या प्लस प्लस के करेंगे हम, और उसके बाद इसका मतलब है k की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो गया, यानी 1 इज लेस देन 2 कंडीशन इज ट्रू, दोबारा से ये परफॉर्म होगा, यानी टेस्ट 0 0 1 पे दोबारा से एक इनपुट वैल्यू देगा, दोबारा k की वैल्यू अपडेट हुई, यानी अब k की वैल्यू हो गई 2 इज लेस देन 2 कंडीशन इज फॉल्स, इसका मतलब ये लूप परफॉर्म हो गया, ये कंडीशन ऑफ फॉल्स है, बाहर आ जाएगा इससे। बाहर आने के बाद क्योंकि एक्शन परफॉर्म हुआ है, ये j प्लस प्लस की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देगा, यानी j की वैल्यू अब हो जाएगी 1,
इसीलिए यहाँ पे अब ये 1 कर देगा और बाकी दोबारा से फिर ये 0 1 पे चलाएगा। और इस तरीके से हमारे पास ये लूप जब तक एंड नहीं होगा ये तमाम 12 वैल्यूज को डिस्प्ले करवाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर लूप जो हमने नेस्टेड लूप देखे। उसके बाद हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया, लेट्स से डिस्प्लेइंग वैल्यू स्टोर्ड, यानी जो भी वैल्यू स्टोर की है उसको अब डिस्प्ले करवाएंगे हम स्क्रीन पे। उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने दोबारा अगर हम आउटपुट करवाना चाहते हैं इस तमाम वैल्यूज को, हमने दोबारा से ये डिस्प्ले करवाने के लिए इस लूप को एग्जीक्यूट करवाया और उसके बाद फिर हमारे पास ये पूरे कोड में बेसिकली इस तरीके से ये आउटपुट में वैल्यू शो करेगा। नाउ वी विल सी कि दी कोड में ये किस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है। तो नाउ यू कैन सी दिस इज आवर एरे। यहाँ पे हमने रीड करवाया, पहले सी इन वैल्यूज ली और फिर उसके बाद इन सबको सी आउट करवाया 1 बाय 1 ताकि उसको पता चले कि टेस्ट आई यानी एक एक करके जो वैल्यू ये स्टोर करवाएगा वो कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, वी विल सी। नाउ एज वी कंपाइल एंड रन दिस कोड, अभी हमारे पास 12 डिफरेंट वैल्यूज मांग रहा है। सो लेट्स से आई एम गिविंग 12 डिफरेंट वैल्यूज और एंटर करता जाऊंगा मैं एक एक करके ताकि ये मुझसे 12 डिफरेंट वैल्यूज जो है वो स्टोर करवाए। अब उसने मुझे डिस्प्ले करवा दिया कि टेस्ट 0 प्लेन 0 रॉ 0 कॉलम पे 1 पड़ा है और इसी तरीके से इन तमाम वैल्यूज पे ये इसने ये मैट्रिक्स की जो कि हमारे पास या 3 डायमेंशन एरे की वैल्यूज थी वो तमाम की तमाम शो कर दी। तो नाउ इन दिस वे हम मल्टी डायमेंशनल एरे को भी मल्टीपल एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं कि जब हमारे पास एक ही टाइप का डेटा हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिफरेंट वेरिएबल्स हम जो है वो एक एरे उसको बना के यूज कर सकते हैं इन डिफरेंट डायमेंशन।